नमस्ते भाइयों, मैं ब्रह्मदत्त। बहुत लोगों को लग रहा था कि ये जो पेज है, इस पेज का मकसद क्या है, ये पेज किस लिए बनाया गया है। आखिर में जो मुकदमेबाजी जो महिलाएं करती हैं, उनके लिए मेरे दिलो दिमाग में इस तरीके की चीज़ें क्यों आ गई। तो आज हम उसी संबंध में, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों ये हमारा मकसद रहा, क्यों हमने इसको मैंने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद मैंने ये सब किया, और आखिर में क्या मेरी मजबूरियां रही हैं, किस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं मेरे जीवन में होती चली गई, किस तरीके से मैंने अपने केसेस को फाइट किया। इन्हीं सब बातों को लेके आज हम हमारी लाइफ से संबंधित कुछ चीज़ें हम आज रखेंगे, क्योंकि मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का कि हम पे आईटी एक्ट लगेगी या डिफॉर्मेशन लगेगा। ये क्या है, जो होना होगा हो जाएगा, हम उसके लिए सक्षम हैं। और पूरी तरीके से आज आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम इस लायक हो गए हैं कि हम पूरी तरीके से अपना बचाव कर सकें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आए। बहुत लोगों के दिमाग में ये शंकाएं रही हैं कि आखिर में ऐसी क्या स्थिति रही कि मुझे, जो मेरा एक दिन सपना था कि मैं आईपीएस बनूं या किसी अच्छी सर्विसेज में जाऊं, कैसे मेरे सपने चूर हुए। इस सारी चीज़ों को लेके बहुत लोग मेरा मजाक भी बनाते हैं, बहुत बदनाम भी किया गया। पुलिस ने भी बहुत फ़ायदा उठाया था एक समय में। 3 बार आत्महत्या करने को विवश हुआ, और इन्हीं सब चीज़ों को लेके हमारा जो इंजीनियरिंग का जो सफ़र रहा है, उसके बाद से आज तक किस तरीके से हमारी लाइफ चली है और क्या क्या घटनाएं हुई हैं, मैं जो भी बात रखूँगा वो सारी ऑन रिकॉर्डेड हैं, सारे रिकॉर्ड्स हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं पुलिस से डरता हूँ और ना मैं किसी से डरता हूँ। जब डर रहा था तब फांसी का फंदा लगाने जा रहा था मैं, लेकिन अब मुझे डर नहीं है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग मेरे साथ है। तो हम अपनी, आपने मेरे पेज को भी लाइक किया, आप लोगों ने काफ़ी सहयोग भी दिया मुझे। जहाँ जहाँ पे मेरे साथ में घटनाएं हुई, जहाँ जहाँ मैं लड़खड़ाने की कोशिश किया, वहाँ पे हर जगह आप लोगों ने मेरा सहयोग किया। किसी ना किसी रूप में आप मेरा सहयोग करते रहे हैं। तो हम अपनी बात रखने के पीछे केवल मेरा यही मुद्दा है कि जो लोग, मैंने कल रात के 1:30-2 बजे का टाइम था, एक भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, मुझसे कह रहे थे कि मैं सुसाइड कर लूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनको रात पे ही फ़ोन किया, रात में ही उनसे मैंने बातचीत की और उनको मैंने समझाया, मैंने उनसे बात करने के लिए बोला, क्योंकि मेरे अंदर चाहे रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, अगर
कोई भी अगर इस तरीके की बात करता भी है तो एक मेंटली इरिटेशन जैसी होने लगती है। वही सारे सीन मेरे सामने गुजर जाते हैं जो हम पहले देख चुके हैं। ना तो मैं किसी का महिला विरोधी हूँ और ना ही मैं पुरुष विरोधी हूँ। मैं केवल कानून विरोधी हूँ जो एक पक्षी कानून पुरुषों के लिए बनाए गए हैं, जो पुरुष समाज को बर्बाद कर रहे हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है, उसमें कोई भी किसी भी वर्ग का अधिकारी हो सकता है, कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है। पुरुष वर्ग की जब हम बात करते हैं तो सारे ही लोग आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना आप सबके बीच में रह के एक दूसरे की मदद की जाए। इसलिए हम अपनी मेरी जो इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद में जिस तरीके से ये सब हुआ और उसके बाद में किस तरीके से टर्न आए, किस तरीके से मेरे साथ में घटनाएं हुई, और बाकी आप लोगों के सामने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आइए, हम फिर अपनी बात रखेंगे। क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं कि ये फ्रॉड है, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, बहुत सारी बातें आती हैं। कुछ महिलाओं के दिमाग में भी रहता है कि ये महिला के खिलाफ ही लिखता। नहीं, हम आपके खिलाफ कभी नहीं लिखते हैं। हम आपकी भरपूर इज्जत करते हैं, हमें आपसे कोई कष्ट नहीं है। हमें सिर्फ कष्ट है कि जो एक पक्षी कानून जो बनाए जा रहे हैं पुरुषों के खिलाफ, उनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, हमें सिर्फ उनसे कष्ट है। इसमें मैं आपकी भी गलती नहीं मानता, क्योंकि आपको जो अधिकार दिए गए हैं, गलत तरीके से जो अधिकार दिए गए हैं, आप उन अधिकारों का यूज कर रहे हैं। किस तरीके से यूज कर रहे हैं ये देखने वाली बात होती है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है मेरा। हम तो अपने लिए भी लड़ रहे हैं, आप लोगों का भी बचाव कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आइए। मैं अपनी स्टार्ट करता हूँ। और जितने भी लोग, जितने भी बुजुर्ग माँ बाप जो सीनियर सिटीजनशिप में आते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में डिप्रेशन में ना आए, सुसाइड तक की नौबत ना आए। और ये जो स्थिति है, आपको ही सारे काम करने हैं अपने, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। अगर आपका बेटा टूट गया तो आप बर्बाद हो गए, अगर आपके माँ बाप टूट गए तो आप बर्बाद हो गए। इसलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ जो घटी हैं, जिस स्थिति पे आज मैं हूँ, वो मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद मैं मौका देख के किया गया। चारों तरफ से जब मैं अकेला हो गया तब ये सब किया गया। आप लोग लाइव आइए और कभी भी किसी भी तरीके की गलत धारणा अपने मन में ना लाएं, क्योंकि कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। कल रात में भी मेरे पास फ़ोन आया, और मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो वो भाई ज़रूर मेरे पेज पे होंगे। काफ़ी लोग परेशान होते हैं रात में, कभी कुछ हो गया। बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस हुए जिन्होंने रात में अपने आप को कट्टा लगा लिया गोली मारने के लिए। मैंने उनको समझाया, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो सारी स्थिति जो है, जो मेरे सामने गुजरी है,
वो सब कुछ मेरे सामने आ जाता है जब कोई मेरे से इस तरीके की बात करता है। तो हम अपनी, आज पहली बार ऐसा है कि मुझे पता है कि जब मैं अपनी बात खुल के कहूँगा यहाँ पे, तो मेरे खिलाफ़ में मेरे जो दुश्मन हैं वो मेरे खिलाफ़ में एक्शन लेंगे। बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे वो हमारा, और ना अब तक बिगाड़ पाए हैं। मेरे खिलाफ़ कंप्लेनें भी होंगी, सारी चीज़ें होंगी। खैर, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस लोहे को उन्होंने गर्म किया है वो उन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है। मेरी जो नंसार है, मेरी जो मम्मी का घर है वो आगरा में है। मैंने जो कोचिंग की थी IIT जी के लिए, 2003 में मैं बाहर निकल गया था। कानपुर में मैंने कोचिंग की थी। 2005 में मैंने SC/ST मथुरा में बीटेक में मैकेनिकल से मैंने एडमिशन लिया था। 2009 में मैं पास आउट हूँ। पास आउट होने के बाद में 2009 में जब मैं पास आउट हुआ तो मुझे सबसे पहली जॉब जो मिली थी वो दमन में मिली थी। और दमन में जब मुझे जॉब मिली तो मेरी जो इंगेजमेंट थी वो एक परिवार में हुई थी, लखनऊ हुई थी। इसकी छोटी बहन आज की डेट में जज है, नाम नहीं खोलना चाहूँगा मैं। और जब हमारी इंगेजमेंट लखनऊ हो गई तो हमारी मम्मी जो हैं आगरा की है, और चूँकि मैं आगरा में बीटेक भी किया हूँ और लगभग मेरा परिवार आगरा में ही है, तो हम जब इंगेजमेंट करके घर पे आए तो ये बोला गया कि अगर आगरा से शादी हो जाती तो अच्छा होता। किसी भी तरीके से हमने उस शादी को ख़त्म कर दिया। जो इंगेजमेंट हमारी तय हुई थी ख़त्म कर दिया। मैंने मम्मी की तरफ देखा कि क्यों ना आगरा से ही शादी हो जाए। शादी हुई आगरा से, उस लड़की से हुई जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं उसके घर के आस ही पास रहता था। मेरी नज़र पड़ती थी लेकिन मतलब नहीं था, क्योंकि अपने कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, और कौन किसको पहचानता है, माहौल ज़्यादा ख़राब। हमारी इंगेजमेंट, हम लोग जब एक दूसरे को देखे तो मैं तो हिल गया था। 2 दिन में ही मेरी इंगेजमेंट तय हो गई, 2 दिन में ही मेरा सब कुछ हुआ। उस दिन मेरा बर्थडे का डेट था। फिर शादी हमारी छाटी गई 6 महीने में, तो हमारी शादी 24 जून 2011 को हुई। उस टाइम पे मैं एक भिलाई के प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। जब शादी की छुट्टियां लेके हमारा जो ससुर है वो मौसम विभाग में गजेटेड ऑफिसर था उस टाइम पे, और मेरी जो ससुराल है वो कौशलपुर आगरा में है। तो जब मैं भिलाई से छुट्टियां लेके आया 10 जून 2011 को, तो हमारे ससुर ने हमारी वाइफ के मोबाइल से एक सिम निकाल ली, जिससे कि लड़का लड़की बातचीत ना कर पाए। जब वो सिम निकाल ली
तो मैंने किसी तरीके से कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि जब 10 दिन पहले ही इस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो अभी तो शादी का टाइम भी नहीं बचा है। तो उसने क्या किया कि मेरी जो वाइफ है, मुझे मनका मिश्र एक मंदिर पड़ता है आगरा में, अपनी सहेली के साथ में आई और हम लोगों में बातचीत हुई। हमने किसी तरीके से ये बात घर पे बताई, सारी चीज़ें थी। और भी कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता जो हुआ था। किसी तरीके से हमारी शादी हो गई 24 जून 2011 को। 24 जून 2011 को जब हमारी शादी हुई, शादी हो के हम लोग घर पे आए। आने के बाद मैं कुछ दिन यहाँ पे रहा। रहने के बाद मैं अपना जॉब पे वापस चला गया और मैं अपनी गाड़ी मैंने अपने ससुराल में छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पकड़नी होती थी आगरा से। तो मैंने अपनी गाड़ी वहाँ छोड़ दी, वहाँ से चला गया। कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की थी जिसके बारे में जो मेरी सास है उसको मैंने बताया तो वो मुझसे थोड़ी सी चिड़चिड़ाई हुई थी। जब चिड़चिड़ाई हुई थी तो मैं जब वहाँ पे भिलाई में था तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि मेरी लड़की को तलाक दे दो और वहाँ से घर मकान जो कुछ भी है सब बेच बाच के आगरा रहो आके। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि अभी तो 1.5 महीना हुआ है शादी को और कैसे घर मकान। मेरे पापा भी जॉब में थे। मैंने कहा 1.5 महीना अभी शादी को हुआ है, कैसे क्या करें क्या ना करें। काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गया, बहुत मेंटली डिस्टर्ब किया गया। मैंने किसी तरीके से वहाँ से छुट्टी ली। छुट्टी लेके मैं घर आ गया। मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे कहीं ट्राई किया जाए, वरना ये डिस्प्यूट पैदा कर देगी, ये रहने नहीं देगी। उसके बाद में क्या हुआ कि जो हमारी वाइफ है उसका और उसके बड़े भाई का, मतलब उससे छोटा है, दोनों का बर्थडे होता है 16 दिसंबर को। दोनों का साथ में ही होता है। जब दोनों का बर्थडे साथ में होता है तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मेरे पास में ही, मेरे घर पे ही मेरी वाइफ थी, तो सोचा कि चलो दोनों बहन भाइयों का बर्थडे हमेशा मनता आया है, चलो इस बार हम अपने घर पे ही मनवा देते हैं। हमने अपने घर पे शादी के बाद दोनों बहन भाइयों का बर्थडे मनाया और बर्थडे मना के यहाँ पे रुके, सारी चीज़ें हुई। और 18 दिसंबर 2011 को मैं अपनी गाड़ी से और उनकी गाड़ी से हम लोग जा रहे थे। जाते हुए क्या हुआ, फिरोजाबाद जो यूनिक लाइट के सामने मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मेरी पूरी कार मेरी डैमेज हो जाती है। हमारे जो 2 दोस्त बैठे हुए थे वो भी बाल बाल बच जाते हैं। तो जब गाड़ी का हमारी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट उसी टाइम पे, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। तो मैं गाड़ी को लेके मैं किसी तरीके से अपने ससुराल के दरवाजे पे रात के 7 बजे 8 बजे तक पहुंच जाता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी उस टाइम पे। जब मधुसूदन पे, आगरा पे जब मैंने अपनी कार डाली तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ गया। उसी पीरियड में क्या हुआ कि मुझे पता चला कि मेरी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। मेरी वाइफ मेरे पापा के साथ में मेरी ससुराल में आई देखने के लिए। तो ये बात जब मेरी सास को पता चली तो मेरी सास लॉयस कॉलोनी में एक हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम, वहाँ पे गई, क्योंकि अधिकतर वो वहीं जाती है, वहीं पे अपना ट्रीटमेंट वगैरह जो कुछ भी है वो लोग वहीं कराते हैं। तो वहाँ से कुछ दवाई ववाई लेके आई। मैंने अपनी वाइफ से पूछा, मैंने कहा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कैसा चेहरा कैसा उतरा हुआ है, क्या बात है। नहीं बताया गया मुझे दवाइयों की पर्ची दे दी गई। तो हम दवाइयों की पर्ची लेके, हमारे यहाँ एक मेडिकल स्टोर यहाँ पे थे दयालबाग रोड पे आगरा में। अधिकतर हम लोग जब इंजीनियरिंग करते थे तो आते जाते रहते थे वहाँ पे। मैंने उन दवाइयों का पूरा डिटेल पता कर लिया।
और पता करने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा किसी भी तरीके से ये मिसकैरेज नहीं होना चाहिए। मैंने उसके पैर भी पकड़े उस टाइम पे। मैंने इन लोगों को कोई बात नहीं बताई। वो दवा की जो पर्चियाँ थी ला के मैंने अपनी वाइफ को दी। देने के बाद में मैंने अपनी वाइफ को जिस स्थिति में बैठे थे उसी स्थिति में हम लोग घर में लिवा लाया अपने। जब घर लिवा लाया तो हमारे यहाँ एक गुप्ता करके एक हॉस्पिटल था, यहाँ पे ममता गुप्ता करके शायद था इटावा में। वहाँ पे हमने अपनी वाइफ का चेकअप वेकअप कराया। कराने के बाद में देखा कि जब बेटा हो गया अगस्त में, ये जो हमारा बड़ा बेटा जो है इसी की कहानी चल रही है, तो सास हमारी खिसिया गई, काफ़ी खिसिया गई। जब ये सास हमारी जब खिसिया गई तो उसी टाइम पे हमने गांधी धाम जॉब ज्वाइन की थी, जिस टाइम पे हमारा मतलब बेटा हुआ था। मैंने 1 अगस्त को ज्वाइन किया था और 7 अगस्त को मेरा बेटा हुआ था। तो मेरी सास जो है ना वो मुझसे खिसियाई हुई थी, बहुत ज़्यादा खिसियाई हुई थी। उससे पहले ये भी था कि एक कुछ टुटका टंबर वसीकरण वगैरह करके भेजा था उसने, जो निकल आया था, जो दिखाया था। तो हमारे ससुर ने हमारी सास को थप्पड़ भी मार दिया था हम लोगों के सामने। तभी से वो कह रही थी कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। जब ये सब हुआ, जब बड़ा बेटा हुआ, तो उस टाइम पे मैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल गांधी धाम में पड़ता है मुंद्रा पोर्ट पे। मुझे कंपनी का हॉस्पिटल ने मना कर दिया। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हाथ और पैर में पैरालिसिस के सिम्टम्स हो गए थे। चल फिर नहीं पा रहा था, चलने पे गिर रहा था। मेरा हाथ और पैर काम करना बिल्कुल बंद कर गया था। 2 हॉस्पिटलों ने वहाँ पे मना किया था, मुंद्रा में भी मना किया था, और मुंद्रा पोर्ट पे एक स्टर्लिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने बड़े बेटे को अपने को नहीं देखा था। मेरे जब सिम्टम्स हो गए, पैरालिसिस सिम्टम्स हुए, उसी पीरियड में मेरी जो सास है उसने थाना न्यू आगरा में शिकायतें दी मेरे खिलाफ। पुलिस से मुझे फ़ोन कराया। एक तरफ मेरी डिप लगी हुई है, हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ हूँ, अब वो मुझे पुलिस से फ़ोन करा रही है। पुलिस कह रही है हम जेल भेज देंगे। काफ़ी मतलब परेशान कर दिया। ऐसी नौबत आ गई कि मुझे किसी स्थिति में अगले दिन आना पड़ा। आला हजरत एक्सप्रेस चलती है गांधी धाम से, जयपुर आया, जयपुर से आगरा होते हुए अपने घर आया। फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट जो है सरकारी हॉस्पिटल जो आगरा में है, छिपी टोला में, वहाँ पे मैंने अपना कुछ ट्रीटमेंट कराया, आराम मिला। आराम मिलने के बाद में जब मैं दोबारा लौट के जब गया गुजरात, तो इनका वही पुलिस का फ़ोन, वही धमकियाँ। मेरी वाइफ जब मेरे घर में रहती थी तो उसको घर वालों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब वहाँ मायके जाती थी तो फिर इसकी माँ बिना पुलिस के कभी आने नहीं देती थी। ये था। जब वो बेटा हो गया मेरा तो ये काफ़ी चिढ़ गई। चिढ़ने के बाद में जब मैं गया दवा अपनी करवा के, ये सारी चीज़ें, जब मैं दोबारा गुजरात लौट के गया तो मैंने अपने साले से कहा, मैंने कहा कि भाई मैं जब यूपी आता हूँ तो मुझे रोमिंग लगती है, कोई मुझे BSNL का नंबर निकाल के दे दो जिससे कि कम से कम हमारी रोमिंग ना लगे। लेकिन इन्होंने क्या किया उसी पीरियड में कि जो हमारी वाइफ के मोबाइल पे हमारे साले के हाथ से हमारी सास ने उल्टे सीधे मैसेज करवाए, और वो ये भूल गया कि वो जो सिम थी वो हमारे साले के नाम थी। वो इस चीज़ को भूल गया था। उसने ये भी सोचा था कि गांव का लड़का है, कहाँ इतना दिमाग लगाएगा, महिला कानून हावी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद में उसने वो सिम मुझे दे दी। मैं जैसे ही घर पे आता हूँ 20 जनवरी 2013 को मेरे खिलाफ में महिला थाना आगरा में शिकायत दे दी जाती है। अचानक उसी नंबर पे फ़ोन आता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर में स्थिति क्या है, क्या किस शिकायत दी गई, कैसी शिकायत दी गई। अभी तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो जब
शिकायत दी जाती है तो मैं अगले दिन ही किसी तरीके से वहाँ पे पहुँचता हूँ। तो वहाँ पे क्या देखता हूँ कि हमारी जो वाइफ है उसकी एक बुआ है, उसके जो दामाद हैं वो घर जमाई बन के ही रहते हैं, ठीक ठाक पोस्ट पे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब घर जमाई बन के रहते हैं। तो जब महिला थाने में जब मेरी वाइफ घुसी तो एक तरफ सास चल रही है, एक तरफ बुआ चल रही है, और महिला थाने में सारी लोग बैठी हैं, वही उनका ड्रामा। तो हम भी बहुत परेशान थे, 50-60 लोग हमें घेर के खड़े हुए हैं। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने जाने कितना बड़ा क्राइम कर दिया, और पहली बार मैं उस टाइम पे थाने में गया था, समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन जो एसएचओ थी उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, और मैंने जब ये बात होने लगी, कोई मुझसे कह रहा है कि सब तेरे ऊपर थूकते हैं, कोई मेरे से कह रहा तूने ये दहेज मांगा, जबकि 1100 रुपये तिलक में मुझे रख के गया था ये आदमी। मैं भी ठीक ठाक कमा रहा था, मेरे पापा भी ठीक ठाक कमा रहे थे, कभी ज़रूरत नहीं थी इसकी। और तो जब इन लोगों ने सब कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया तो आखिरी में क्या हुआ, तो ये भी मेरी वाइफ से भी ये लोग, मेरी सास एक तरफ कोहनी मार रही है उसको, उसकी जो बुआ है आगरा में ही रहती है, वो भी उसको कोहनी मार रही है। तो ये थाने में बोल रही है कि नहीं मेरे नीले पीले निशान हैं, मेरे पीठ पे निशान है, ये है। अरे पीठ पे निशान होंगे कहाँ से, मैं तो बाहर रहता हूँ। तो मैंने महिला थाने से ये बोला, मैंने कहा मैडम एक बार इसको देख लो, अगर ऐसा होता है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। जब मैंने ये बात जब बोली है तो वो वहीं पे ठंडे पड़ गए, ये सारे के सारे जितने भी थे। तो मैंने कहा कि इसी से पूछ लो क्या दिक्कत है, क्योंकि इतने लोग खड़े हुए हैं, मैं यहाँ से बच के चला जाऊँगा, बाहर गोली मार देंगे ये, क्योंकि हमने तो बहुत बड़ा क्राइम किया हुआ है। तो उन्होंने मेरे से पूछा बेटा बात क्या है। मैंने कहा मैडम इस तरीके से बात है, कुछ नहीं है, इंटेंशन केवल ये है कि आगरा में जॉब करो, आगरा में ही प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के नाम है, हम वहाँ से बेच के यहाँ पे कैसे आ पाएँ। लेकिन जब शादी तय हुई थी सारी चीज़ें मैंने इनको दिखा दी थी, सारी चीज़ें बता दी थी सब कुछ। तब लड़की ये कहती थी कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी दूर शादी होगी उतना ही ज़्यादा ठीक है। हालांकि दूर कुछ नहीं है, मेरी ताई भी आगरा की हैं, मेरी भाभी भी आगरा की हैं, सब लोग आगरा के ही हैं। और ये कहती है कि जॉब यहाँ पे करो। तो जिस प्रोफाइल में मैं जॉब कर रहा हूँ वो प्रोफाइल की जॉब आगरा में नहीं है, ना कोई कंपनी है। काफ़ी मैंने ट्राई किया। तो किसी तरीके से मैडम ने फिर मेरे ससुर के सामने कहा कि ऐसा करो उस कमरे में जाओ, जो महिला थाना रकाबगंज में जब हम लोग इंटर करते हैं तो पहला एक कमरा बना हुआ है ऑफिस की साइड में, उसी कमरे में हम लोग बैठे जाके हमने सारी बातें उसको बताई। उसने 20 दिन का समय लिया, हम लोग चले आए। आने के बाद में उसने फिर मुकदमे मेरे ऊपर आगरा कोर्ट से मुकदमे डाले, डीवीवी वगैरह सारे के डाले, चूँकि मेरे पापा का रिटायरमेंट होना था। हमारा क्या था कि जो बड़ा बेटा था तो मेरी तो क्या हुआ था कि वाइफ हमारी हमारे साथ आ गई थी। तो जब 2011 में जब बर्थडे मनाया गया था मेरी वाइफ का और उसके भाई का मेरे घर पे, तो जब 2012 का जो बर्थडे आया था, जिस दिन निर्भया कांड हुआ था, उसी दिन 16 दिसंबर 2012 को मेरी वाइफ का बर्थडे मनवाने के लिए उसके फादर आए थे, इसको ले गए थे यहाँ से। हम भी अपनी गाड़ी से गए थे वहाँ पे। हमारी वाइफ के बर्थडे मनाया गया, सारी चीज़ें, हम रुके वहाँ चले आए। उसके बाद में सिम दी गई मुझे, वहीं पे सिम दी गई, हम घर पे आए, महिला थाने में शिकायत दी गई, फिर उन्होंने कोर्ट में केस कर दिए। अब बात आ गई ये कि इन्होंने न्यूज़पेपर में भी मेरे खिलाफ में पब्लिश करा दिया था। उसके बाद में क्या हुआ कि ये सब होने के बाद जब न्यूज़पेपर में जब पब्लिश करा दिया तो हमारी वाइफ मुझसे बोल देती कि ठीक है बेटा देख जाओ अपना। तो हम यहाँ से अपने यहाँ से जाते थे अपना बेटा देखने के लिए। जैसे ही मैं भगवान टगीज पहुँचता था तो मुझसे मना कर दिया जाता था
ये मना कर दिया जाता था कि बेटा नहीं है यहाँ पे कोई, घर में नहीं है कोई। मैं जैसे ही लौट के आ जाता था फिर मुझे बुलाया जाता था कि तुम आ जाओ बच्चा, दिख जाओ आके, घर में आ जाओ। तो जब मैं घर में जाता था तो हमारी जो सास है वो दरवाजे पे खड़ी होके दरवाज़ा रोकती थी, ये बच्चा ना देख पाए। मैं रोता था, रो के आता था, पापा कहते थे कि हाँ कैसा नाती, ठीक है? तो हम कहते थे हाँ पापा वो तो बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं। मेरे आंसू निकल आते थे, क्योंकि जिस तरीके से बुलाया जाता था उससे ज़्यादा धुतकारा जाता था वहाँ बच्चा दिखाने के लिए। उसके बाद में इन्होंने मेरे पापा के डिपार्टमेंट में शिकायत की। 7 लाख रुपए मेरे ससुर ने मांगे कि मेरी लड़की के लिए 7 लाख रुपए खाते में डालो, तब हम अपनी लड़की भेजेंगे। तो मेरे पापा का ये जवाब था कि 7 लाख रुपए में अगर तुम्हारी लड़की ज़िंदगी काट लेती है तो हम 7 लाख रुपए डाल देंगे, लेकिन संबंध ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमारे जो वकील साहब हैं, हमारे जो बड़े भाई हैं आज की डेट में, जो मेरे अधिवक्ता हैं, वही मेरी वाइफ के पहले एडवोकेट थे। उन्होंने फिर हमारी वाइफ से पूछा, सारी चीज़ें हुई। इसके बाप को राज़ी नहीं था, इसकी माँ को ये राज़ी नहीं था कि लड़की वहाँ पे जाए। चूँकि पापा के खिलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन होने वाला था, इनका रिटायरमेंट का टाइम था 2014 में। उसके बाद में मेरे ससुर ने 2 लाख रुपए नकद लेके मेरी वाइफ को भेजा। हम लोग अच्छे से रहने लगे, सारी चीज़ें हो गई, रिश्ते भी सुधरने लगे। लेकिन जब भी हमारी वाइफ जाती थी आगरा तो हमारी सास कभी बिना पुलिस के आने नहीं देती थी। वो चाहे बिना कंप्लेन के ही पुलिस वालों से परेशान कराए, कभी हरी पर्वत थाना तो कभी न्यू आगरा थाना, कुछ भी सही, हम लोग लाख कोशिश कर लें लेकिन वो आने नहीं देती थी। इसी पीरियड में जब सारी चीज़ें जब हो गई कि चलो ठीक है, अब जैसा जो भी है, हम प्रतिभा इंडस्ट्रीज में थे, सुरेंद्र नगर, लिमड़ी। लास्ट मेरी जॉब 2014 में। तो उसी पीरियड में क्या था कि हमारा एक साड़ू है, उसने ये बताया था कि हम हिंदुस्तान कॉलेज, जो हमारा जो कॉलेज था, वहाँ से मतलब इन लोगों को बता के शादी किया था कि फ्रॉडबाजी मतलब की थी उसने कि इंजीनियरिंग की है फलाना ठिकाना। जब इंगेजमेंट कर ली, इंगेजमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि मैं उसी कॉलेज से हूँ, इसकी पोल वोल खुल जाएगी अगर मैं कुछ पता करता हूँ, तो उसने सास को गुमराह करना स्टार्ट कर दिया। मैं जब गुजरात में वहाँ पे था, गुजरात में सुरेंद्र नगर में, तब मुझे फ़ोन पे गाली गलौज भी की उसने, हमने वहाँ पे शिकायत भी दी। ये सब होने के बाद में हम उसकी शादी में नहीं आए, जो सितंबर 2014 में शादी थी, हम उसमें नहीं आए। उसी पीरियड में क्या हुआ कि जब सितंबर 2014 में मेरी साली की शादी थी, हम नहीं आए। 5 दिसंबर 2014 को मेरे साले की शादी थी, तो मुझे इनविटेशन आया। तो मैंने सोचा कि चलो साली की शादी में नहीं गए हैं, साले की शादी में चले जाते हैं। उसी पीरियड में क्या हुआ कि जब हम साले की शादी में यहाँ पे आए, हमने शादी वादी की, कोई मतलब नहीं, तो रहे वहाँ पे, किसी ने कोई बात नहीं की, कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि चलो अब आई हैं, टाइम गुजार ही रहे हैं, तो जो भी कर रहा है इसको करने दो, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हैं। अगर अभी हम इस समय इस तरीके की अगर हरकत करेंगे या स्थिति पैदा करेंगे इसके लिए, तो दिक्कत रहेगी। उसके बाद में जब जैसे ही साले की हमारे की, क्योंकि हमारा बेटा 18 नवंबर को हुआ था, ये हमारा छोटा वाला प्रिंस, तो जो गैप जो था वो 15-17 दिन का था। 15-17 दिन का था। और जब हमारे यहाँ से मेरी सास मेरी वाइफ को लेके जाती थी, जब अपनी लड़की, छोटी लड़की की शादी में लेके गई, उस टाइम पे स्थिति नहीं थी मेरी वाइफ की जाने की,
लेकिन वो ये कि हम आत्महत्या कर लेंगे, मेरे दरवाजे पे कभी मत आना, इस तरीके की हरकतें मतलब करती थी, टॉर्चर करती थी बहुत ज़्यादा। तो जब हम साले की शादी में आए तो आपने देखा होगा ओमेक्स मॉल जो है, ओमेक्स मॉल के अपोजिट साइड में एक मंदिर बना हुआ है ट्रांसफार्मर के पास कौशलपुर में। वहाँ पे कुआ पूजन हुआ था। मैं अपनी जो कार था मैं अपने ससुराल के दरवाजे पे लगा दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुआ पूजन हो गया, चलो चलते हैं। कमजोरी तो थी उसको, क्योंकि 18 दिन हुए थे बच्चे को, और शादी में तो ऐसा ही हो पाता है, बहुत सारे लोग थे। तो हमारी वाइफ, एक गली है वहाँ पे, तो गली में जा रही थी, हम लोग भी जा रहे थे। तो हमारी वाइफ के पैर में हो जाती है मोच सैंडल के वजह से। जब मोच हो जाती है तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, सब हमें जलील करने लगते हैं, मेरी लड़की का पैर तोड़ दिया, मेरी लड़की का पैर तोड़ दिया किसी तरीके से। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। जो गेस्ट हाउस था वो सिकंदरा के पास में था, कारगिल पेट्रोल पंप के पास। नहीं मानी, फिर भी गई, डांस करते हुए गई रास्ते में। काफ़ी दिमाग टेंशन में था कि इतना जलील इसने करवा दिया, इतना सब कुछ, सारी चीज़ें हैं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। पैर में मोच आई है, ऊंची हिल की सैंडल पहने हैं। इस सब होने के बाद में जब वो डांस वांस करने लगी तो उसके पैर में और ज़्यादा दिक्कत आ गई। बच्चा छोड़ दिया उसने, छोटा वाला हमारा, वहीं पे अपनी नानी के पास। अब जब कलेश ज़्यादा होने लगा तो मैंने अपनी कार उठाई, कार उठा के अपनी वाइफ को बिठाया, मैंने सीधा अपने ससुराल के दरवाजे पर लगा दिया। मैंने कहा मैं निकल जाऊंगा 4 बजे यहाँ से। ये अब हमारा जो साड़ू था वो दारू वारू पी के लेट जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मंडप में कोई नहीं रहता है, साले की शादी में सब परेशान। मुझसे बोला जाता है कि चले जाओ। फिर मैंने सब उसकी बहू लेके आया। जैसे ही उसकी बहू लेके आया तो जो घर में जो रिश्तेदार थे वो सारे ये लोग कहने लगे कि लो मेरी लड़की का पैर तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिकाना। और इसके फूफा जो हैं वो डॉक्टर थे, अपने एक मतलब यहीं फिरोजाबाद में भी रह चुके हैं, सरकारी डॉक्टर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया। उन्होंने पूरे पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया। तो मेरी तो हालत वैसे भी ख़राब थी कि एक तो कमज़ोरी, और कमज़ोरी इस तरीके की आ गई थी उसको कि मतलब वो झुक के बच्चा भी नहीं उठा सकती थी, इस तरीके की स्थिति हो गई थी। तो देख के बड़ा परेशान हो रहे थे हम। तो उन्होंने जब पूरा प्लास्टर चढ़ा दिया तो मैंने अपनी कार में उसी स्थिति में बिठाया। बिठाने के बाद मैं अपने घर ले आया। मेरे घर के पीछे एक भैया रहते हैं, मैंने वो प्लास्टर कटवाया। कटवाने के बाद में मूंछ मैंने 2 मिनट में सही करा दी। लेकिन उस प्लास्टर का जो भुगतान था वो हमें 1.5 साल तक करना पड़ा। जब मेरी वाइफ को जब ये चोट लग गई तो उसी पीरियड में आगरा जल निगम प्रोजेक्ट के लिए मुझे ऑफ़र मिला। आगरा की जो पानी की जो लाइन है राया से होते हुए जमुना जी, तो जो राया से पानी की लाइन आ रही है आगरा में, अभी तो कमिश्निंग स्टार्ट हो गई, तो हमारी जो लाइन थी राया से थी, वो प्रोजेक्ट मुझे मिला। तो मैंने सुरेंद्र नगर जाके मैंने वहाँ पे रिजाइन इस बेस पे कर दिया, मैंने घर के पास में, और ये लोग अब जीने नहीं देंगे हमें। तो मैंने 30 दिसंबर 2014 को मैंने वहाँ से फाइनल अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ले लिया। और लेने के बाद में मैंने 7 जनवरी 2015 को मैंने ज्वाइन कर लिया। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया है उसका 1 हफ्ता हो पाया था कि रुनकता के पास में मेरी सास ने मेरा एक्सीडेंट करा दिया, जिसमें मेरा ये दांत भी टूटा था, ये मेरे यहाँ पे कट का निशान भी है, ये जो मेरा ये हाथ है इसमें भी चोट है, आज भी चोट है, पैर में भी चोट है। इसने मेरा एक्सीडेंट करा दिया। जब इसने मेरा एक्सीडेंट करा दिया तो मैं काफ़ी चोटिल हो गया, खून निकलने लगा। हमने किसी तरीके से इसको बुलाया तो ये लोग नहीं आए।
बहुत मुश्किल से देखने आई, तो इसने मुझे ट्रांसपोर्ट नगर में ही छोड़ दिया। खून वून भी निकल रहा था, कोई नहीं आया देखने। मेरी जॉब चली गई। मेरे जितने भी जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे अपने पास ही रखे हुए हैं, आज दिन तक नहीं दिए हैं कोई भी हमें। और उसके बाद जैसे जब मेरी जॉब चली गई तो मैं काफ़ी कंपनियों में गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में गया, मुझे बुलाया गया। तो मुझसे एक ही बात पूछी गई कि मुझे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दे दो। तो मैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अपना सुरेंद्र नगर वाली कंपनी का तो मैं दे सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, कौन सी कंपनी मुझे एक हफ्ते में दे देती। फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे, क्या किया जाए, काफ़ी इंटरव्यू दिए। फिर मेरे एक मित्र लखनऊ में थे, उनके साथ मिलके मैंने अपना सीसीटीवी फायर फाइटिंग का काम स्टार्ट किया। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया। जैसे ही मैंने अपना काम स्टार्ट किया है, मैंने ऑर्डर लेना स्टार्ट किया है, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया 2015 में। तो जब हार्ट अटैक आ गया तो ग्लोबल हार्ट सेंटर जो आगरा में है, पुष्पांजलि के पास, वहाँ पे मैंने उनका इलाज कराया। वो खूब अच्छी तरीके से हो गए, सारी चीज़ें हो गई। उसके 2.5-3 महीने बाद पापा हमारे दवा लेने गए थे वहाँ पे। मम्मी भी थी, मेरी छोटी सिस्टर भी थी। लोग दवा लेने गए तो कुछ रिश्तेदारी हमारी जो है उसमें कुछ अनबन हुई होगी। तो पापा ने सोचा कि भगवान टकीज पे मेरे लड़के की ससुराल है, रात का समय हो गया है, आज यहाँ पे रुक लेते हैं। हमारी सास ने मना कर दिया कि मेरे यहाँ जगह नहीं है। पापा हमारे दुखी मन से उसी दिन शाम के 7 बजे के टाइम पे वाटर बॉक्स से बस पकड़ते हैं, हमारी सिस्टर हमारी मम्मी के साथ में, और सिरसागंज के पास में उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो डेथ से पहले हमारी उनकी फ़ोन पे बात होती है और हम ये कहते हैं, पापा मुझे इतना इतना प्रोजेक्ट मिल गया है, मैं कल सवेरे से काम स्टार्ट करूँगा। और बहुत अच्छे से बात होती है, सारी चीज़ें हैं। जब पापा मेरे जब ख़त्म हो जाते हैं तो मेरा जो भाई था वो मथुरा में था उस टाइम पे। ट्रामा हॉस्पिटल तक मेरे पापा को मेरे बुआ के लड़के लेके जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ घर पे था, मैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकल दिया था, मुझे आगरा पहुँचने में टाइम लगता। इसलिए मैंने अपने साले को फ़ोन किया कि फिरोजाबाद जल्दी कवर हो जाएगा, सारी चीज़ें हैं। तो हमारा साला नहीं आया। जब पता चला कि पापा एक्सपायर हो गए हैं, लावारिस पड़े हुए हैं, तो हमारे सास ने हमसे पैर छुपवा लिए थे मिट्टी लाने के लिए। कुछ टाइम पे हमारा भाई वहाँ अकेला था, मम्मी और हमारी सिस्टर ये लोग सिरसागंज रास्ते में थी। किसी तरीके से आनन फानन में गाड़ी, मैं बकेवर तक पहुँच गया था अपनी गाड़ी लेके, सारी चीज़ें हुई। इन्होंने लावारिस मिट्टी वहीं छोड़ दी थी। छोड़ने के बाद में जब ये सब हुआ, ये लोग कोई नहीं आए। लास्ट टाइम जब उठने वाली बात आई तब इन्होंने, जब मिट्टी लगाने जा रहे थे तब ये लोग आए एंड टाइम पे। तो जैसे ही मैंने मिट्टी लगाई है पापा की, मुखाग्नि दी है, करीब 100 फीट की दूरी पे मेरे ससुर जी हमसे कहते हैं कि बेटा अब ये प्रॉपर्टी यहाँ से बेच दो, आगरा रहो चल के, क्योंकि हालात ख़राब थे। उसके बाद में नोटबंदी आ गई। अब चूँकि हम लोगों को पता नहीं था कि पापा की प्रॉपर्टी कहाँ है, कैसे है, कभी लेना ही देना नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग तो सब बाहर ही रहते थे, पढ़ने आने वाले थे।
कुछ प्रॉपर्टी पता चली, कुछ प्रॉपर्टी पता नहीं चल पाई। हम पांचों बहन भाइयों ने मिलके अपने यहाँ न्यायालय में औरैया कोर्ट में सक्सेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाया, तब जाके हमने अपना पैसा निकाला। आज भी काफ़ी प्रॉपर्टी हम लोगों को पता नहीं है, काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन अकेला मैं भी क्या करूं। 20 लाख के जो बॉन्ड थे वो भी पता नहीं है कहाँ हैं। पापा के हार्ट के टाइम पे मैंने देखे थे, वो नहीं मिले। जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब स्थिति ख़राब हो जाती है मेरे ससुराल में कि प्रॉपर्टी बेच के वहाँ पे रहो, तो हम फिर आगरा में ही प्रॉपर्टी ब्रोकरी का काम स्टार्ट कर देते हैं। मैंने प्रॉपर्टी ब्रोकरी का काम अपना स्टार्ट कर दिया। कुछ मैंने कमाई की उसमें। फिर मेरी वाइफ बोली कि ये कर रहे हो, तो मैंने फिर अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट की। मेरी वाइफ बोली मैं भी साथ में काम करूँगी। मैंने चलो ठीक है। हमने अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट की। वेबसाइट अच्छा खासा चलने लगी सारी चीज़ें। जैसे ही मैं प्रॉपर्टी का काम जब कर रहा था, 2017 की बात है, जब स्थिति ख़राब होने लगी, जब हमें धमकियां मिलने लगी, परेशान किया जाने लगा, तो हमारे जो ससुर जी हैं, इन्होंने कहा कि नहीं आगरा में ही रहो आके, फलाना ठिकाना। इन्होंने लड़की को, मतलब मेरी वाइफ को नहीं भेजा। हरी पर्वत थाने का मामला है। कुछ लोग मेरे फेसबुक पे जुड़े हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि हम कितना सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। उसके बाद में हमने आनंद फानन में अपनी सिस्टर के लिए लड़का देखा। एक ही दिन में मैंने लड़का देखा, 10 फरवरी 2017 को, और अगले दिन मैंने लड़का पक्का कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब ये कुछ ना कुछ अड़बंगा डालेंगे। जैसे ही मेरी सिस्टर की शादी आती है 28 नवंबर 2017 को, उसके 2 महीने पहले हमारी सास अपने लड़के को भेज के पूरी गाड़ी वाड़ी, जेवर एवर वगैरह जो कुछ भी था सब मंगा लेती है, और ये कह के जाते हैं कि हम उन्हें दे देंगे, मतलब मुझे दे देंगे आगरा में। जब नहीं मिलता है तो मम्मी बताती हैं कि ऐसे ऐसे ये लोग गए हैं। चूँकि मम्मी को नहीं पता था कि ना फ़ोन लगाना, आज भी नहीं जानती है वो सही से। जब 10 दिन बीत गए, जब बच्चों की बात आई, स्कूल से जब नाम काटा जाने लगा कि बच्चे कहाँ हैं, हमें भी नहीं पता था, हम आगरा में ही थे। तो हमने पूछा इन लोगों से, मैंने क्या हुआ, मैंने तुम इस तरीके से आए हो, कहाँ है सामान, कहाँ है गाड़ी। तो हम वहाँ पे देखने के लिए गए, तो हमारे बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया गया, दरवाजे के बाहर। हमें धमकी दी गई कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे, बलात्कार का मुकदमा लगा देंगे। बहुत सारी बातें आई मेरे सामने। हम बच्चों को नहीं ले जाओ, बच्चों को ले जाओ, हम वरना ये कर देंगे, फलाना ठिकाना। मेरे बच्चों को रास्ते, मतलब दरवाजे से बाहर निकाल दिया। रोने लगे दोनों के दोनों, बहुत रोए। तो मैं बाइक पे था, मैंने दोनों को पुचकारा, मैंने बाइक पे बिठाया। बिठाने के बाद हम अपनी मामी के यहाँ लेके चले गए। तो टेंशन में तो थे उस दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर में शादी भी थी, सारी चीज़ें थी। इन्होंने मेरे खिलाफ में किडनैपिंग का प्रार्थना पत्र थाने में दे दिया कि नहीं दिया नहीं मालूम मुझे, लेकिन जैसा कि FIR में लिखा है वैसा मुझे लग रहा है, लेकिन कुछ है नहीं है। जब इन्होंने ये सब कर दिया तो मेरी मामी सोची कि जिस तरीके से मेरे पापा एक्सपायर हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़के के साथ भी कुछ हो जाए। तो हमारी मामी हमारे साथ में आई, यहाँ पे बच्चा छोड़ के गई। हम लोग यहाँ पे रहे, मैं आगरा फिर गया। तो शाहगंज के पास में कुछ लोगों ने मेरे सिर पे कट्टा लगाया, धमकी हमकी दी, मारा पीटा भी मुझे, और ये बोला कि आगरा रहना है तो प्रॉपर्टी बेच के रहे आके, वरना आगरा में मत रहो। ये सारी चीज़ें जब होने लगी तो मैंने फिर आगरा उसी दिन से छोड़ दिया था। मैंने कुछ जो हमारे मित्र थे पुलिस वाले, उनसे भी बात की थी, मैंने आगरा फिर छोड़ दिया था। फिर मैं आगरा गया नहीं उस दिन से।
फिर मैंने हमारे यहाँ जो थाना है अछलदा थाना, इसमें एक सिपाही है सत्येंद्र यादव करके, और एक दिनेश सिंह चौहान करके, एक राजा दिनेश सिंह करके एक एसएचओ था। इसने मेरे से हमने इसको बात बताई कि सर ऐसी सी बात है, मेरी गाड़ी मंगवा दो, 28 दिन रह गए हैं शादी को सिस्टर की। मैंने कहा कोई कार्रवाई मत करना किसी भी तरीके से। इसने क्या किया, 9,500 रुपये मुझसे लिए सत्येंद्र यादव ने, और इसने क्या किया कि एक डायरी थी, उस डायरी में मेरे ससुराल वालों के नंबर लिखवा लिए, उन लोगों से कांटेक्ट किया, और उन लोगों को बुलाने से पहले उसने वहाँ से एक शिकायत मेरे खिलाफ मंगवा ली। 8 नवंबर 2017 को मेरा भाई मेरी ससुराल में कार्ड देने के लिए खड़ा है, मैं कन्नौज की तरफ से कार्ड बांट के आ रहा हूँ, इधर मेरे ससुराल वाले थाने में खड़े हुए हैं, मेरा भाई मेरे ससुराल में कार्ड लेके खड़ा हुआ है। हमें गाड़ी सौंप दी जाती है, जबरन गाड़ी सौंप दी जाती है। उस दिन नहीं सौंपी जाती है, 9 तारीख को सौंपी जाती है गाड़ी मुझे, ज़बरदस्ती गाड़ी सौंप दी जाती है। डराया जाता है कि हम तुझे जेल भेज देंगे, तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे। कोई कहता है कि हम तुझे मारेंगे अभी ससुराल वालों के सामने। 8 तारीख को एसएचओ मेरे से बोलता है कि तुम अपनी सास से माफ़ी मांगो, तब तुम्हारी पत्नी चली जाएगी, वरना तुम्हारी पत्नी नहीं जाएगी, तुम्हारी पत्नी अब जाने नहीं देंगे। बहुत सारी बातें उसने बोली। मेरी मम्मी को भी उसने थाने में बेइज्जत किया उस दिन। हम 8 घंटे लगातार रोए थे कि घर में कोई नहीं है, किसी तरीके से सब ठीक हो जाए। 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए शादी को। तो हुआ क्या कि 9 तारीख को जब हमने अपनी गाड़ी रिसीव कर ली, तो सत्येंद्र यादव सिपाही जो थाना अछलदा का है, और एक यादव जी एसआई थे, उन्होंने मुझे मेरी वाइफ की शिकायत दिखाई और इन लोगों को पहले ही निकाल दिया। अब क्या हुआ, जब गाड़ी मैंने रिसीव कर ली, गाड़ी में जब घर पे छोड़ दिया, इन्होंने मुझे फिर बुलाया, बोले कि अब तुम इसी गाड़ी से जाओ आगरा, अकेले जाओ। तो मेरी मम्मी बोली कि मेरा तो वहाँ पे मायका है, मैं साथ में जाऊँगी। बोले कि नहीं, आपको नहीं जाना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने साले के साथ चला जाता हूँ लेने के लिए। तो बोलता है कि नहीं, आपको इसी गाड़ी से जाना है, आपको बस से भी नहीं जाना है, किसी से भी नहीं जाना है। हम नहीं गए। फिर 14 तारीख को आगरा पुलिस को 3 लोगों के नाम से शिकायत दी गई, जिसपे 16 नवंबर 2017 को एसएसपी आगरा ने हमारे यहाँ थाने के लिए नोटिस इशू किया था परिवार परामर्श केंद्र का। और 15 नवंबर 2017 को महिला थाना आगरा का मेरे पास फ़ोन आया था। मैंने उनको स्थिति बता दी थी कि हमारे यहाँ शादी है, शादी के बाद हम देखेंगे। जब इन लोगों का, हमारी सास का जब मन नहीं भरा, तो उसने हमारी सिस्टर के नाम से भी 17 नवंबर 2017 को एक शिकायत दे दी। उस शिकायत के आधार पर हमारी बहन की शादी 28 नवंबर 2017 को पुलिस सत्येंद्र यादव, दिनेश सिंह पांडे गाड़ी भिजवाई। और ये दो शिकायतें हैं, वो समझौता की कॉपी है ना, वो पुलिस आज दिन तक हमें नहीं दे रही है। अगर वो शिकायत देगी, हालांकि इन्होंने एक आरटीआई रिपोर्ट में कबूल कर लिया है, सारी चीज़ें कबूल कर ली हैं, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ है। तो जो परिवार परामर्श केंद्र के लिए जो नोटिस आया था आगरा पुलिस को, जो शिकायत दी गई थी 3 लोगों की, उसमें 14 जनवरी की डेट थी। और 14 जनवरी की डेट आने से पहले ही थाना तब तक वो नोटिस दबाए रहा जब तक कि मेरे खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो गई, जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ कैविएट दाखिल नहीं हो गई। जब ये सब हुआ, होने के बाद मुझे कैविएट का नोटिस आया, जिला विधिक प्राधिकरण से एक नोटिस नहीं आया, कॉल आया था मुझे। मैं 13 फरवरी 2018 को जब मैं वहाँ पे गया, तो किसी को भी नहीं पता था कि मैं आगरा जा रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरे वकील साहब को भी नहीं पता था, मेरी मम्मी को भी नहीं पता था, इन सबको नहीं पता था। तो मेरे ऊपर जब मैं वहाँ पे डेट लेता हूँ, डेट लेने के बाद में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है।
तो ये कहानी ऐसे चलती रहती है, पुलिस इन्वॉल्व होती चली जाती है। जब हमारे घर पे जब पुलिस 400 मीटर की दूरी पे जब बहन की बारात चढ़ रही थी हमारी छोटी सिस्टर की, तो पुलिस की गाड़ी मेरे मंडप में खड़ी हुई थी। पूरा मोहल्ला जानता है इस बात को, सबने देखा। और मैं फांसी का फंदा लगा रहा था। मम्मी हमारी बेहोश हो रही थी। नाते रिश्तेदार जो थे उन्होंने मुझे बचाया। हमारे यहाँ के जो एसआई थे उनको जरूर ये बोल दिया कि अगर जिंदा बच गए तो थाना जरूर छोड़ देना, क्योंकि जो समय है जितना कर सकते हो आज ही कर सकते हो। ये सब हुआ, सब बहुत ज़्यादा नंगनाच हुआ। अगले दिन जब मैंने अपनी बहन को विदा किया तो हम थाने में फिर गए। तो जो एसएचओ जो था राजा दिनेश सिंह, उसने मुझे चैलेंज लगाया, फाइल पटकी। और फाइल पटक के मुझसे कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, ये उनके खिलाफ मुकदमा, क्योंकि पैसे लेके बैठे थे, मोटा ताज़ा पैसा लेके बैठे थे। आगरा पुलिस मुझे बुला रही थी, यहाँ की पुलिस मुझे भेज रही थी। आईओ जो है, आईओ ने भी झूठी जांच लगाई है, सारे सब कुछ हैं। गृह मंत्रालय वगैरह सब जगह ने संज्ञान ले लिया है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ विजिलेंस भी बैठी इनके ऊपर, ह्यूमन राइट्स भी बैठी है, लोकायुक्त भी बैठी है, सारी चीज़ें हुई। हमारा उनसे उसी दिन चैलेंज लग गया। हमारे दिल्ली के जो भाई, बड़े भाई हैं, संतोष रावत, वीर भाई, नटवर लाल, नागेंद्र भाई, इन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप लीगल कैरियर में आओ। मम्मी ने कहा कि जब मरना ही है तो फिर ऐसे क्यों मरना, हम और गम खा लेंगे, अब तुम इनसे लड़ लो। तब हमने अपना ये करियर स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके एक पुलिस अधिकारी दूसरे को बचाने के चक्कर में, दूसरे को तीसरा बचाने के चक्कर में, ये एक दूसरे से फंसते चले गए, अपने ही जाल में फंसते चले गए। आज मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, ये लोग भाग रहे हैं, बच रहे हैं, जो कल तक हमें डरा रहे थे। वो सामने नहीं आ रहे हैं। बाकी का कोर्ट खुलने पे अब सबका हिसाब किताब होगा, क्योंकि बहुत दिन इन्होंने भी मज़े ले लिए हैं और बहुत समय हमें भी मिल गया इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का। और हिम्मत की बात अगर की जाए तो हिम्मत आज भी बहुत है। एक ही थाना नहीं हुआ है, एक ही ज़िला नहीं हुआ है, 2 ज़िले आ जाएं, 10 ज़िले आ जाएं, 20 ज़िले आ जाएं, जब जब पुरुषों पे अत्याचार होगा मैं सामना खड़ा दिखाई दूंगा। और मैंने लोगों की मदद की भी है। और जिस पुलिस अधिकारी ने गलत किया है उसको हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस दिन न्याय के मंदिर में खड़े होंगे उस दिन हम कानूनी कटघरा दिखाएंगे ज़रूर। हम इसके लिए भी वचनबद्ध हैं। हालांकि जितने लोग हैं जो प्रताड़ित हैं, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, किसी विभाग से हो, हमसे संपर्क करते हैं। हमने फिर बच्चों की कस्टडी जीती। हम ये आज मैं सारे मुकदमे जीत रहा हूँ, सब कुछ है। पुलिस वाले एक गलती करने के चक्कर में 2-2 गलतियाँ कर रहे हैं। उनके आका लोग उनको बचा रहे हैं। उनके आकाओं को पता नहीं है कि वो क्या लिख रहे हैं। और आज मैं सोशल मीडिया के मार्फत खुले मंच से जिन जिन लोगों ने मेरे जीवन में दखल दिया है, खाकी वर्दी वाले, चाहे वो अछलदा थाने के हों, चाहे वो एसपी ऑफिस औरैया के हों, चाहे वो एसएसपी ऑफिस आगरा के हों, और चाहे वो थाना हरी पर्वत के हों, चाहे वो महिला थाना आगरा के हों, चाहे वो न्यू आगरा थाने के हों, चाहे सीओ ताजगंज हो या कोई भी हो, आज कानून की बाजी पलटेगा। मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ बैठ के, केवल इनको उस जगह पर पहुँचाने के लिए
जिस जगह पे इन्होंने हमें घुट-घुट के मारने की कोशिश की थी। तो आप लोग डरिए मत, ये तब तक डराएंगे जब तक आप डरेंगे। जेल तो इनको हम भेजेंगे सही से, और एक एक मिनट की जो भी अपडेट मेरी लाइफ से जुड़ी हुई होगी। और मैं आपको बता दूं, अगर मेरी जान को कोई हमला होता है या मेरी जान जोखिम में जाती है, तो जो मेरे पेपर हैं, मेरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट, मेरे कानपुर के भाई एडवोकेट, मेरे आगरा के भाई एडवोकेट, मेरे औरैया के भाई एडवोकेट, मेरे इटावा के भाई एडवोकेट, मेरे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के भाई एडवोकेट, और भी बहुत सारे लोगों के पास में पेपर मैंने सर्कुलेट कर दिए हैं। अगर मेरे साथ कोई हानि होती है तो उसके जिम्मेदार अछलदा थाने के थानेदार दिनेश सिंह पांडे, एसआई शंभू दयाल, एसआई धर्मेंद्र शर्मा, एसआई ये सीओ भास्कर वर्मा, एसपी जो 2017 से तत्कालीन बदल गए हैं, अभी तक सबके रिकॉर्ड्स हैं, सीओ एएसपी नेपाल सिंह जी, जिन्होंने मुझे नोटिस दिया था और नोटिस पे मेरे बयान लिए थे, इन्होंने आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। न्यू आगरा थाना एसआई अवनीश त्यागी, वर्तमान दरोगा सहित 4 दरोगा, अजय कुमार एसआई थाना न्यू आगरा, गौतम जी थाना हरि पर्वत, महिला थाना पुष्पलता त्यागी एसएचओ, बिमल चौधरी एसएचओ, रीना चौधरी एसएचओ, इतुल चौधरी एसआई महिला थाना, और घनश्याम बिंद महिला थाना एसआई। इन लोगों ने सबने मिलके मेरे साथ में षड्यंत्र किया है। सबके ऑन रिकॉर्ड्स हैं, सारी चीज़ें हैं, झूठी जांचें की हैं, सारे रिकॉर्ड्स मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक भेजे हुए हैं, सब कुछ है। इनके पास भी रिकॉर्ड्स हैं, कोर्ट में रिकॉर्ड्स हैं। और जो हमारे खिलाफ 498 की जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें जो विवेचक इतुल चौधरी हैं, घनश्याम बिंद हैं, उन्होंने गलत तरीके से जांच की है, किसी भी तरीके से कोई भी तथ्य नहीं लिया है, कोई भी हमारा बयान हमसे मौखिक नहीं लिया था। इसलिए जो लोकायुक्त विजिलेंस की जो शिकायत थी वो मैंने उनको बयान के रूप में भेजी थी, एफिडेविट भेजे थे अपने, 2 बार मुझे नोटिस दिए गए 41A के। बहुत सारी चीज़ें हैं लीगल वे में जो हम यहाँ पे नहीं बताना चाहते, जो गुप्त हैं, जो उनके लिए काफ़ी अच्छी साबित होंगी। चार्जशीट का कोई भी नोटिस जो मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। सबको हैंडल कर रहे हैं, दिलीप गुप्ता जी सबको हैंडल कर रहे हैं। और जब कानूनी बात आती है तो सब हैंडल होते हैं, अच्छे से हैंडल होते हैं। हम लोग आत्महत्या करने के लिए जाते हैं ना, महिला कानून है, आत्महत्या करने जा रहे हैं, नहीं। आप अगर सही से अगर आप लड़ेंगे और दृढ़ निश्चय कर लेंगे ना, तो आपका कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे भी सेफ हैं, मैं भी सेफ हूं, और आज आप सभी लोगों के सहयोग से मैं, हाँ ये बात अलग है कि मैं हाथ फैला देता हूँ कभी कभी, स्थिति आज खराब है, लेकिन इसी स्थिति में मैं इनसे लड़ा हूँ। आपके 200-300 रुपए की जो मदद थी ना, इसी से लड़ा हूँ मैं, भले ही 6 महीने में 1 तारीख दी है। आप सोचिए ज़रा, अगर मेरे पास उस
मेरे ससुराल वालों की तरह अगर पैसा होता इन हैंड तो क्या क्या हो सकता था। सारे तरीके मुझे पता हैं, सब अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि अपने केस को निष्पक्ष तरीके से लड़िए। कानून से ऊपर नहीं है पुलिस वाला, वो तब तक आपको डराएगा जब तक आप डरेंगे। मैंने फिर से कहा है कि आपके लिए अगर 1% कानून है तो पुलिस वाले के लिए आईपीसी में भी है, पुलिस रेगुलेटरी एक्ट भी है, पुलिस अपील एंड दंडिक नियमावली भी है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी है, आईपीसी में भी प्रावधान है, सीआरपीसी में भी प्रावधान है, सीपीसी में भी प्रावधान है। इनके लिए हर जगह प्रावधान है। तो जब तक आप डरेंगे नहीं, अभी तक आपको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि नहीं वो आपकी फला पत्नी है इसलिए देना पड़ेगा। आपको ये किसी ने नहीं सिखाया कि आप उसके पति हैं, आपको लेना पड़ेगा। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में आप एक मुश्त रकम भी ले सकते हैं। आप एक मुश्त रकम दी हुई है ना, उसको वापस भी ले सकते हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैंने इंजीनियरिंग में इतना नहीं सीखा जितना मैंने कानून में मज़ा आ रहा है, घुस घुस के पढ़ने में मज़ा आ रहा है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जो कुछ भी गलती हुई हो वो माफ़ करना, लेकिन हिम्मत मत हारना, किसी से डरना नहीं। अगर आप गलत नहीं है तो किसी से डरना नहीं। मेरी जेब में 1 रुपए नहीं था उस समय, आज भी स्थिति सही नहीं है। बच्चा बीमार हो जाता है तो दिल दुख जाता है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मालूम है मेरी मम्मी ने एक बहुत बड़ी बात कहती थी, मर जाएगा 2 लाइनें लिख देगा, वो पैसे वाला है, लड़ लो इनसे। मेरे खाते से 4.5 लाख रुपए निकल गया 13 जून 2019 को, फ्रॉड हो गया। हम फिर ऐसी टेंशन में थे। मम्मी बोली क्यों रोते हो, पापा के साथ चला गया, ऐसे सोच लो। तो हमें यहाँ तसल्ली मिल जाती है। तो इसलिए हम जो कर रहे हैं, हमारी आंखें लाल होंगी, आप देखना। मैं सो नहीं पाता हूँ। अगर रात में किसी का फ़ोन आ जाए, मैं 10 बजे बच्चे मेरे सो जाते हैं, 10-11 बजे बच्चे सो जाते हैं, तभी उसके बाद ही मैं फ्री हो पाता हूँ। मैं 5-6 बजे तक जागता हूँ, मेरी आदत है, हमेशा की आदत है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, माँ बाप ने पैदा किया है आपको, कम से कम अपने आप को ना बचाओ तो अपने माँ बाप को तो मत मारो, जीते जी तो मत मारो। अगर आपको कुछ हो गया ना तो आपके जाने के बाद आपके माँ बाप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, वो बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। इसलिए फैक्ट पे लड़ो, अच्छे से लड़ो, और कानून में अगर अच्छाइयाँ हैं तो कानून में बुराइयाँ बहुत हैं, आप उनको ढूंढो और मस्त रहो। और हम जो पोस्ट डालते हैं ना, कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, इसलिए मैं कभी कभी ऐसी पोस्ट डाल देता हूँ, हंसी मजाक वाली डाल देता हूँ, तो उसको अन्यथा मत लेना। कैरियर बनेगा, फिर से कैरियर बनेगा, क्या हो गया। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ है, फिर से इंजीनियर ना सही, पिताजी के साथ चली गई हमारी, मैंने तो यही सोच लिया। लेकिन हाँ, इसमें ज़रूर धमाका होगा कुछ ना कुछ। उस ज़िले में ज़रूर जाऊंगा जिस ज़िले में मेरे ससुराली है। ठीक है, हम आपसे विदा लेते हैं। जो कुछ भी गलती हुई हो माफ़ करना, और किसी भी तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए, चाहे आपका हिंदू गार्जियनशिप एक्ट के बारे में हो,
चाहे गार्जियनशिप वार्ड एक्ट के बारे में हो, फैमिली डिस्प्यूट के बारे में आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप शेयर कर सकते हैं। हम 10 बजे के बाद फ्री हो पाते हैं, मैं आपको बताऊं, मेरी मजबूरी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मम्मी की दिक्कत ज़्यादा रहती है। आप अगर कॉल करना चाहें तो मेरे को 10 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं, 11 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं, हम आपका कॉल उठाएंगे। पैसा कमाना मेरा जरिया नहीं है, मैं बहुत अच्छी सैलरी उठाता था, बहुत अच्छा करियर था मेरा, लेकिन हम मजबूर हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। धन्यवाद।